था, उसके नाम को तोड़ के बताया था कि इसके अंदर 3 ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। फिर मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साथ में ये भी बताया था कि ये किस तरह से राइट एंगल के ट्रायंगल के साइड्स को आपस में रिलेट करते हैं। और वहां पे हमारा पहला पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के साथ में, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, एक बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिसके मैंने 6 सेट तुम लोग को दिए थे और बोला था कि इसको याद जरूर कर लेना क्योंकि इसका फायदा तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने तुम लोग को यह बताया था कि किस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के पीबीएच परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के साथ रिलेशनशिप बनती है। उसके बाद मैंने तुम लोग को यह भी समझाया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है और कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके बारे में भी हमने बातें की थी। और एक शॉर्टकट हमने सीखा था जिससे कि हम लोग आराम से साइन, कॉस, टेन, कॉट को याद कर सकें। और वो शॉर्टकट मेरे ख्याल से भले ही कुछ याद हो या ना हो, वो शॉर्टकट जरूर तुम्हें याद हो गया होगा अब तक। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और सबसे लास्ट में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब टाइम आ गया है कि हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़े। पिछले क्लास के एंड में मैंने तुम लोग को यह बोल के छोड़ा था कि अब तक तुम 50% तो थ्योरी पढ़ चुके हो, जो कि 10वीं तक के ट्रिग्नोमेट्री को कवर करता है तुम्हारा सीडीएस का पेपर। तुम्हें 11वीं और 12वीं के टॉपिक्स के अंदर नहीं जाना है जो ट्रिग्नोमेट्री के थे, और अगर उनमें से कुछ आता भी है तो वो मैं तुम लोग को आज बता ही दूंगा कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी जाती हैं। उनको छोड़ के तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अलग से क्वाड्रेंट कंसेप्ट भी पढ़ रहे हो, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन a प्लस बी, इनकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज का सेशन स्टार्ट होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के साथ, एक कंसेप्ट के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्राइंग। पिछले सेशन के एंड में मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अधिकतर क्वेश्चंस को जब तुम पेपर में देखोगे तो उनको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, और उन शॉर्टकट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली और सबसे ज्यादा इजीली तुम सीख सकते हो वो होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। और वैल्यू पुटिंग मेथड पूरा का पूरा डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के याद होने पे। तो अगर कोई बच्चा आज भी 0 से 90 तक के टेबल को सोचता है कि मैं एग्जाम हॉल में जाके ड्रॉ कर लूंगा, तो ड्रॉ नहीं करना है। ड्रॉ नहीं करना है, उसको अपने दिमाग के अंदर में ऐसा फिट कर लेना है कि वो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर में ही ड्रॉ रहे। जैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीडीएस के पेपर देने जा रहे होंगे, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको मेरी कही हुई सारी बातें याद होती है जिसके हिसाब से मैं टेबल को ड्रॉ करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है इसमें आप पूरे अटेंशन के साथ ये देखो कि मैं किस तरह से टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। उसको ड्रॉ करते समय मैं कुछ कुछ बातें तुम्हें बोलूंगा जिसको तुम्हें एकदम से अपने अंदर तक जाने देना है, क्योंकि अगर ये बात तुम समझ गए तो फिर तुम्हें कभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन विथ ड्रॉइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि आगे जाके स्पेसिफिकली वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें इन एंगल्स के साथ में डील करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये सारे के सारे एंगल जो होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, और इससे बाहर तुम्हें जाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अब इनके अंदर हम लोग फिट करेंगे अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम, जो कि हमने पिछले क्लास में याद किया था। आई होप सबको याद हो गया होगा। सबसे पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और सबसे आखिरी में कॉसेक। अब देखो, तुम्हें यह याद होना बहुत जरूरी है अभी इस स्टेज में, जो कि हमने पिछले क्लास में छोड़ा था, जहां पे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि जब तुम इस टेबल को बनाने जाओगे तो उन बातों की जरूरत तुम्हें फिर से पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा टेबल बना लेता हूं यहां पे, जिसके अंदर मुझे
इसको याद करने का तुम्हें तरीका भी बताना है और तुम्हारे दिमाग में इस टेबल को भरना भी है। अगर तुम्हें अभी भी ये टेबल याद नहीं है तो जो भी मैं अभी यहां बताने वाला हूं उसके थ्रू खत्म होने के बाद, ये सेशन वीडियो खत्म होने के बाद एक बार फिर से बना के देख लेना। आई एम श्योर कि 99% तुम्हारा ये टेबल वाला जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा और तुम्हें फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जाम हॉल में बैठ के तुम टेबल ड्रॉ कर रहे हो या किसी से वैल्यू पूछ रहे हो, अबे यार ये बता tan 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। अब ध्यान से देखो अगले 10 मिनट। सबसे पहली चीज जो कि कोई भी टीचर तुम्हें बताएगा कि इस टेबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रो होता है वो साइन का होता है। अगर तुमने साइन की सारी वैल्यू सही से फिट कर ली तो बाकी सारे रोज जो है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक वो तुम आराम से फिट कर लोगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट रो मतलब साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 को बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठाने के लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसको आराम से देखो, समझो, सुनो और फिर उसको बना के जरूर देख लेना। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पे लिखो 0/4, उसके बाद 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 3/4 और सबसे आखिरी में 4/4। अब बच्चे अभी तो ये बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और कुछ हद तक याद भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो बैठेंगे बनाने के लिए तो सबसे पहले 0 को छोड़ देंगे। देखो 0 को नहीं छोड़ना है, स्टार्ट तुम्हें 0 से करना है। स्टार्टिंग होगा 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सिर्फ इतना नहीं लिखना है, इसके ऊपर में चढ़ा देना है रूट ओवर का साइन। अब तुम्हारे पास में क्वेश्चन उठेगा कि सर 0/4 क्या होता है, तो 0/4 मेरे ख्याल से जिसका मैथ्स बुरा से बुरा भी क्यों ना हो उसे ये जरूर मालूम होगा कि 0 के अपॉन में अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसकी नेट वैल्यू 0 होती है। ये क्यों होती है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलो कि 0 एनी नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी और रूट ओवर ऑफ 0 0 ही होता है। तो इससे तुम्हें टेबल का स्टार्टिंग मिल गया कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। अब 1 का अंडर रूट करना है और 4 का अंडर रूट करना है, तो 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगला वैल्यू है 2/4, इसको कट कर दो, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। अब सोचो 1 का अंडर रूट अभी तुमने बोला था 1, 2 का अंडर रूट होता नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं 1.414, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेता है, दैट मींस वो इरेशनल वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे 1/√2। उसके बाद √3 अगेन तुम जब लोगे तो √3 भी सेम कैटेगरी का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये वैल्यू हो गई √3/2। अब 4/4 बताना कोई मुश्किल चीज नहीं है, 4 को काट देगा, 1 बचेगा और रूट ओवर ऑफ 1 1 होता है। अब जैसे ही तुमने पहला स्टेज क्रॉस किया तो तुम ये मान लो कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो कुछ चीजें और सीख के तुम इन्हीं के वैल्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे करके पूरा का पूरा टेबल भर सकते हो। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि पिछले क्लास की कुछ बातें मैं तुमको अब यहां पे याद दिलाना स्टार्ट करूंगा, जो कि एक तरह से रिवीजन भी करवाते हुए जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा ये टेबल को भी फिल कर देगा। तो साइन की वैल्यू तुम्हारे सामने आ चुकी है। अब याद करो मैंने पिछले क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी कि साइन और कॉस जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी मैंने समझाया था। जैसे अगर बात करें पहले वैल्यू की, दैट इज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। इसका मतलब है कि साइन के जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस के 90 डिग्री के बराबर होगी। तो मैं सीधा क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां लिखने वाला हूं। रीजन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब अगर हम अगले एंगल की बात करें दैट इज 30, तो 30 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है 60 डिग्री, क्योंकि 30 के साथ अगर तुम 60 को जोड़ते हो तभी 90 बनता है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो जो तुमने साइन का 30 डिग्री का वैल्यू लिखा है वही वैल्यू तुम्हारे कॉस 60 के नीचे आ जाएगा, दैट मींस यहां आ जाएगा 1/2। अब अगर मैं पूछूं कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 45 डिग्री तो खुद ही 90 का आधा है, दैट मींस 45 में अगर 45 ही जोड़ोगे तब जाके 90 मिलेगा। तो इसका मतलब है साइन का 45 और कॉस का 45 सेम वैल्यू लेने वाला है, दैट इज 1/√2।
अब बात आ गई 60 की, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट होता है 30 और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। तो जो तुम्हें साइन 60 डिग्री की वैल्यू दिख रही है उसको रिपीट कर दो यहां पे कॉस 30 के नीचे, दैट मींस √3/2। और अब हम आखिरी वैल्यू में आ गए हैं, 90 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, क्योंकि 90 + 0 = 90। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट अगर कॉस होता है तो साइन में जो 90 डिग्री की वैल्यू है वही तुम्हारे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, दैट मींस दिस वैल्यू विल बिकम 1। तो एक तरह से अगर ध्यान से देखो तो मैंने किया क्या, मैंने साइन की जो वैल्यूज लिखी हैं उन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है जब हम कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। साइन और कॉस चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है तो तुम इस प्रोसेस से अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, साइन कॉस के बाद आता है तुम्हारे पास में tan। tan होता है साइन बाई कॉस, ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया हुआ है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी साइन और कॉस के 0 डिग्री की रेस्पेक्टिव वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो सीधा क्या करो 0/1 कर दो। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि 0 अपॉन एनी नंबर विल ऑलवेज गिव यू 0, जिसका रीजन भी मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो यहां सबसे पहले वैल्यू आ गई 0। बट पता है यहीं से बच्चे एक्चुअली टेबल को गलत बनाना स्टार्ट करते हैं। अब अगर कभी कोई बच्चे के सामने 1/0 आ जाए तो अभी तो वो बोलेगा कि सर ये 0 तो नहीं हो सकता, ये कुछ और होगा, और जल्दी जल्दी में वो लिख देगा नॉट डिफाइंड ND। लेकिन खुद ही कुछ देर के बाद इस बात को वो भूल जाता है। तो इसको अपने दिमाग में फिट करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूं तुम्हें, और इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आगे जाके कभी भी फ्यूचर में तुम ये सोचने ना बैठो कि 0 अपॉन एनी नंबर क्यों 0 होता है और एनी नंबर अपॉन 0 क्यों नॉट डिफाइंड होता है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर तो जरूर बता देंगे, और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला कि 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 2 होगा। राइट, ये सब लोग मानते हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछूं ये कैसे होता है तो तुम बोलोगे सर 4 के टेबल में 8 2 में आता है। नहीं, ये रीजन सही नहीं है। मैं तुमको बताता हूं होता क्या है। तुम 8 को डिवाइड करते हो 4 से, और डिवीजन करते समय हमारा रूल ही यही कहता है कि 4 के टेबल में तुम्हें यह देखना है कि जो नंबर यहां लिखा हुआ है वो आ रहा है या नहीं, और नहीं भी आ रहा है तो उसके आसपास वाले नंबर से काम चला लेते हैं। तो यहां पे तो डायरेक्टली आ रहा है 2 के टेबल में, तो हम लोग क्या करते हैं कोसेंट की वैल्यू को यहां पे लिख देते हैं। राइट, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब सोचो अगर तुम्हारे पास में 0 अपॉन आ जाए से 5, या 0 अपॉन आ जाए से 1, जैसा कि अभी हुआ था, तो इसी रूल के हिसाब से अगर तुम आगे प्रोसीड करते हो तो 5 को तुम्हें लिखना पड़ेगा बाहर में और 0 को लिखना पड़ेगा अंदर में। अब मुझे एक चीज बताओ कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई होके 0 दे दे। तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 के साथ सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई होके उसको 0 बना सकता है, और वो खुद है 0। और ये 0 लिखते ही तुम्हारा आंसर आ गया। और अब सीधी सी बात है, रूल के हिसाब से तुम यहां लिखने वाले हो 0। और इससे एक चीज और जनरलाइज हो गई कि अगर 0 ऊपर है, नीचे तुम उसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो इस तरह से करके देख लेना, आंसर हमेशा तुमको 0 ही मिलेगा। तो इन सबको मैं जनरलाइज कर देता हूं विथ अ सिंगल फॉर्मूला कि 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो कि ये 0 अपॉन एनी नंबर 0 क्यों हुआ है, तब जाके फायदा है इसका उल्टा बताने का। तो अब मैं इसका उल्टा बताने जा रहा हूं। अच्छी तरह से अपने बॉडी के हर एक पार्ट को खोल के समझने की कोशिश करना। अगले स्लाइड में मैं लेने वाला हूं ऊपर 5 और नीचे 0, या इसको जनरलाइज कर लेते हैं इस तरह से कि ऊपर कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर तुम उसको डिवाइड 0 से कर रहे हो तो हमेशा के लिए एक आंसर फिक्स होने वाला है। अब वो देखो कैसे। देखो अब कायदे के हिसाब से 0 चला आया बाहर और 5 चला आ गया अंदर। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि 0 में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको तुम मल्टीप्लाई करके उसको 5 बना सकते हो, तो तुम 2 सेकंड सोच के बोलोगे अरे सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 हो जाता है। तो मैथमेटिक्स इस तरह की भाषा को नहीं समझता। मैथमेटिक्स में अगर तुमने ऐसा कुछ कह दिया कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है का मतलब होता है इट इज नॉट डिफाइंड, जो कि कई जगह में इंफिनिटी के साइन के साथ में आता है।
क्योंकि अगर मैथ्स या फिजिक्स में कोई चीज नहीं होती है या कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो चीज डिफाइंड होती है इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी किसी को नहीं पता होता। तो सीधी सी बात है, इन सब का आंसर मतलब एनी नंबर अपॉन 0 या 5 अपॉन 0 कुछ भी हो तो तुम उसको आगे से बोलोगे नॉट डिफाइंड। मेरे हिसाब से ये चीज अगर तुम समझ जाते हो तो फिर वो जो टेबल में जो तुम हमेशा गड़बड़ करते हो वो नहीं करोगे। स्पेशली वो बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्हें टेबल याद है, बनाने भी जाते हैं, कुछ देर तक सही बनाते भी हैं और फिर इस पार्टिकुलर पॉइंट में आके फंस जाते हैं। तो अब मैं तुमको वापस उसी टेबल में ले जा रहा हूं 2 स्लाइड पीछे। तो यहां पे ये सिचुएशन तुमने कम अक्रॉस किया था जब तुम tan के टेबल के बारे में बात कर रहे थे। tan का 0 डिग्री sin 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0 अपॉन 1, आंसर आ गया 0। लेकिन जब तुम tan के 90 डिग्री में जा रहे हो तो दैट इज sin 90 अपॉन cos 90, 1 अपॉन 0 और एनी नंबर अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। अब उसके बाद की कहानी मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मैं समझा दूं तुम्हें एक चीज, कोई भी फ्रैक्शन को अगर दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो उसमें तुमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करो, उसको लिख लो किस तरह से, इनटू के फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इनटू जैसे ही लिखोगे तो ये जो पार्ट है ये उल्टा हो जाएगा, दैट मींस इट विल बिकम 2/√3। अब ये तो सबको पता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे आंसर आ गया 1/√3। अगली वैल्यू तो ऊपर और नीचे सेम ही है, तो tan 45 का मतलब हो गया sin 45/cos 45, तो दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू तो 1 ही हो गई। और उसके बाद आने वाला है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो सोचो जो मैंने बोला था √3/2 तुमने लिख दिया, अब इसको उल्टा करके 2/1 कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तुम्हारी वैल्यू आ गई √3 के इक्वल। अब यहां तक टेबल को अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि इसके बाद मैंने पहले ही बोला हुआ है कि सर वैल्यू अब जो नीचे बच गई है वो एक दूसरे का या तो कॉम्प्लीमेंट होती है या फिर रेसिप्रोकल होती है। अब जैसे मैं कॉट की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, साइन की जब वैल्यू लिखी तो कॉस को लिखते समय उन्हीं के वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दिया। तो अब जब मेरे पास में tan की वैल्यू आ चुकी है और मुझे पता है कि cot tan का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसी को रिवर्स करके लिख दूंगा ताकि कुछ करना ही ना पड़े। तो सबसे पहले आ गया nd, फिर आ गया √3, फिर आ गया 1, फिर आ गया 1/√3 और आखिरी में आ गया 0। इससे मेरा cot तक तो टेबल वैसे ही बन गया। अब आते हैं सेक। सेक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब मैं समझा चुका हूं, उल्टा 1 अपॉन। तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो तुमने जो भी वैल्यू कॉस के लिए लिखी हुई है बस उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो सबसे पहला वैल्यू कॉस का 0 डिग्री है 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 इज द ओनली नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल होता है। तो सेक 0 जब लिखोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। अब उसके बाद वैल्यू है √3/2, इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा 2/√3। उसके बाद वैल्यू है 1/√2, उसको उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा √2। उसके बाद वैल्यू है 1/2 की, उसको उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा 2। अब बच्चा फंस जाएगा फिर से आके सेक के 90 डिग्री में, क्योंकि आप वो फिर भूलने की कोशिश करेगा या उसके दिमाग में फिर एक उथल पुथल मच जाएगा कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में दैट वैल्यू। तो 0 का रेसिप्रोकल अगर तुम करने जा रहे हो तो अब तुम आराम से लिख सकते हो 1/0। और अगर मेरी कही हुई बात अभी याद है तो ऊपर आ गया एनी नंबर, नीचे में अपॉन में आ गया 0, तो समझ जाओ कि ये आंसर तुम्हारा नॉट डिफाइंड ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कुछ चेंज हो जाएगा, ये आंसर नॉट डिफाइंड ही होगा। और सबसे लास्ट में 2 तरीके से तुम कॉसेक तक पहुंच सकते हो। पहला तरीका, सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो तुम चाहो तो सेक की वैल्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, आ जाएगा आंसर। और अगर मान लो थोड़ा सा भी डाउट उठ रहा है तो एक और तरीके से लिख सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। मतलब साइन की जो जो वैल्यूज तुमने लिखी हुई है 0 से 90 तक, उनको 1 अपॉन कर दो, तुम्हें कॉसेक मिल जाएगा। अब वो मर्जी तुम्हारी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आंसर दोनों केस में सेम ही आना है। तो मैं प्रिफर करूंगा कॉम्प्लीमेंट वाली बात, क्योंकि उसके लिए मेरी वैल्यू ऊपर ही लिखी हुई है, मुझे बस उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कॉसेक 0 डिग्री आ गया, नॉट डिफाइंड। उसके बाद ये 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3 और फिर से 1। एक बार चेक कर ले यहां से। अब देखो 0 है
अगर तुम रेसिप्रोकल के कंसेप्ट से जा रहे होते तो तुम्हें कॉसेक का रेसिप्रोकल मिलता साइन जीरो का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन साइन जीरो मतलब 1 अपॉन जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। मुझे नहीं पता कि इन 15 मिनट में जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हें कितना समझ में आया है, बट आई एम श्योर कि अगर तुमने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा और एक बार इसको क्लास के बाद या क्लास खत्म होने के 2-3 घंटे के बाद आराम से एक जगह बैठ के बातों को याद करते हुए एक बार ड्रॉ करके देखोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो फोबिया है ना कि मुझे तो सर याद होता ही नहीं है चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वो अगर तुम दिल से करोगे तो डेफिनेटली तुमको याद हो जाएगा और तुम्हें फ्यूचर में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है कि इस टेबल से रिलेटेड कुछ बातों को बिल्कुल नोट्स बना के रेडी कर लेना है। वो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इनकी वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पे कुछ चीज दिखने को मिलेगी और वो चीज तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू जो है वो 0 से 90 की तरफ, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है। पहले था 0, फिर था हाफ, फिर था 1/√2, फिर √3/2 और अल्टीमेटली बन गया है 1। तो 0 से 90 की तरफ साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ते हुए जाती है। तो यहां पे मैं लगा दूंगा एक अपवर्ड एरो। इस अपवर्ड एरो का मतलब है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ते हुए जाएगी। और कॉस की अगर मैं बात करूं तो देखो कॉस कहां से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से और उसकी वैल्यू थी 1 और ये ग्रेजुअली क्या हुआ है डिक्रीज होते हुए 0 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कॉस की वैल्यू 0 से 90 की तरफ डिक्रीज होगी, इसलिए मैं यहां पे डाउनवर्ड एरो बना दूंगा। इस डाउनवर्ड एरो का मतलब ही यही है कि 0 से 90 की तरफ कॉस की वैल्यू कम होते हुए जाती है। अब साइन अपॉन कॉस होता है तुम्हारा 10 और ये तुम देख के ही पता कर सकते हो कि पहले 0 था, फिर 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर √3 हो गया। 1 से बड़ा होता है √3, ऑब्वियसली तुमने वैल्यू याद की होगी 1.732 होता है, तो ये उससे बड़ा हो गया। और नॉट डिफाइंड तो हम लोग बहुत लार्जर वैल्यू को बोलते हैं, तो 10 की वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ रही है। अब एक बार ये चीजें पता चल गई तो उसके बाद तुम्हें वैल्यूज के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो ना 10 का उल्टा होता है कॉट, तो अगर tan 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है या इंक्रीजिंग है तो कॉट तो डेफिनेट सी बात है कि उसका उल्टा ही करेगा, तो ये कम हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर कॉस की वैल्यू 0 से 90 की तरफ वैल्यू को कम करते हुए जा रही है और सेक उसका उल्टा है तो फिर वो वैल्यू बढ़ते हुए जाएगी, तो इसके लिए अपवर्ड एरो लगा लो। और उसी तरह से कॉसेक, अब साइन क्या है 0 से 90 की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कॉसेक की जब बारी आएगी तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये घटता हुआ जाएगा। तो इससे तुम एक शॉर्टकट भी बना सकते हो। अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देख रहे हो तो C से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम हैं वो सब 0 से 90 की तरफ डिक्रीजिंग वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, ये सारे के सारे C से स्टार्ट होते हैं, तो इनकी वैल्यू 0 से 90 की तरफ क्या हो रही है, कम होते हुए जा रही है। लेकिन जो C से स्टार्ट नहीं होता है, अब C से कौन कौन स्टार्ट नहीं होता वो तो तुम देख ही सकते हो, साइन, tan और सेक, इन सब की वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ते हुए जा रही है। अब ये बात बताने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो हो सकता है तुम अभी भी 50-50 हो। तुम मुझे ये बोलोगे कि सर हमें एक बार तो बना के देखना पड़ेगा तभी हम लोग श्योर हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आखिरी वाली बात बताई है इसको तो दिमाग में भर के रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोग को। तुम्हारे पेपर का एक क्वेश्चन है, साइन 44 डिग्री और कॉस 44 डिग्री में से बड़ा कौन सा है। पहला ऑप्शन साइन 44, दूसरा ऑप्शन कॉस 44, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, एक ऑप्शन ये भी रखा है वो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको जब तुम देखोगे तो तुम्हें अभी फिलहाल कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यूजुअली जब मैं क्लास में ये चीजें पढ़ा रहा होता हूं तो पहले गो में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई होती है कि सर ने बोला था 0 से 90 की तरफ साइन की वैल्यू बढ़ती है और कॉस की कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन 44 बड़ा होगा और कॉस 44 छोटा होगा। ये एक जनरल दिमाग के सोचने की प्रक्रिया होती है। तुम्हें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैसे नहीं होता जिस तरह से तुम सोचते हो। अब मैं तुमको प्रूफ करूंगा
कि क्यों इसका आंसर sin 44 ना होके cos 44 होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, sin 44 डिग्री और cos 44 डिग्री में से अगर तुम्हें पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो रूल नंबर 1, दोनों को एक जैसा बना लो। अब दोनों को एक जैसा बना लो का मतलब यह हुआ कि या तो तुम दोनों के अंदर साइन ले आओ या फिर दोनों के अंदर कॉस ले आओ। और फर्स्ट गो में बच्चा यही कोशिश करता है क्योंकि उसको साइन याद हो चुका होता है, तो बोलता है कि सर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, आप इसको चेंज कर दो। तो इसको चेंज करने के लिए तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन में। और मैंने तब तुमको बताया था कि दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 44 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट होता कौन है। तो ज्यादा मत सोचो, 56 मत बोलना, वो 100 बना देगा, 46 हो। और फिर मैं तुमसे पूछूं कि cos का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, तब तो तुम्हें ये याद हो गया होगा अभी तक मेरे ख्याल से, वो होता है sin 46। और अब मेरी वो वाली बात याद करो कि 0 से 90 डिग्री के तरफ साइन की वैल्यू जो होती है वो बढ़ते हुए जाती है। तो अब तुम्हारे लिए कंपैरिजन के लिए कौन बैठा हुआ है, एक sin 44 और एक sin 46। और ये कहां से आया, तो ये cos 44 से आया। तो ऑब्वियस सी बात है 44 पहले आता है, 46 बाद में आता है, और साइन के टेबल में 0 से 90 की तरफ जाते हुए वैल्यूज बढ़ते हुए जाते हैं, तो sin 46 बड़ा होगा। और ये sin 46 आया किसकी वजह से है, तो ये cos 44 की वजह से आया। तो आंसर जो है वो तुम्हारा सही नहीं होके सही आंसर क्या हुआ, cos 44। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए मैक्सिमम बच्चे को। अच्छा, एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप साइन को चेंज करते तो आंसर बदल जाता। तो पहले तो मैं उसके इस डाउट को क्लियर कर दूं कि चाहे तुम साइन को चेंज करो या कॉस को, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तब भी यही रहने वाला है। अब चलो मैं सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, मैं उसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि व्हाई इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। देखो फिर से मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा टारगेट ये है कि मैं साइन को चेंज करूंगा, कॉस को चेंज नहीं कर सकता। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 44 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर 46 होता है, बिल्कुल सही। और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट तो याद हो गया है ना, वो होता है कॉस। अब तुम्हारे पास में ये दो वैल्यूज आ गई, कॉस 46 डिग्री और कॉस 44 डिग्री। अब हमने कॉस के बारे में क्या पढ़ा था, कॉस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि 0 से 90 डिग्री की तरफ कॉस की जो वैल्यू होती है वो कम होते हुए जाती है। दैट मींस 44 डिग्री पहले आता है, 46 डिग्री बाद में आता है, और कॉस की मूवमेंट 0 से 90 की तरफ कॉस को क्या करती है, कम करते हुए जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही बड़ा है। अब मेरे ख्याल से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है जहां पे वो तुमको ये पूछ ले कि कौन किससे बड़ा है, तो वो तुम आसानी से इस कंसेप्ट से कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक आज की क्लास में हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो तुम्हारा 25% कवर कर गया है। 70% ट्रिग्नोमेट्री जो है अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसी को 80% बनाने के लिए अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। अब ये क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसके बाद तुम्हारे फॉर्मूलाज एक हद तक खत्म हो जाते हैं सीडीएस के लेवल पे। वो होते हैं वो 3 फॉर्मूलाज जिसको याद करने के बाद और उसके अंदर से सारे रिजल्ट्स निकालने के बाद तुम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। और याद रखना कि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो इन फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा हेल्प लेना पड़ेगा तुम्हें, और साथ ही साथ जो हमने नंबर सिस्टम किया हुआ है, कारण यही था नंबर सिस्टम को पहले कराने का कि वहां पे जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। खासकर a² - b², a³ + b³ a³ - b³, ये जितने भी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूलाज हैं ये एक बार फिर से तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें तंग करने के लिए जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो कि हर बच्चे के जुबान में होता है 10th क्लास के, वो है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। और इसी से हमें सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें काफी पहले याद हो चुका है। अब इससे कितने फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इस फॉर्मूला का है, क्योंकि निकलेंगे तो इसी से ना। अब देखो अगला फॉर्मूला जो तुम यहां पे बनाओगे वो sin² थीटा का बनेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 1 को तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे, इसको भेजो यहां, तो ये बन गया 1 - cos² थीटा। अब मैं इसके अंदर तुमको बोलूंगा कि तुम a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए तुमको इसको सबसे पहले इस फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है, आई होप सबको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये चीज मैं यहां लगाऊं ये मानते हुए कि ए मेरा 1 है और बी कॉस थीटा है, तो फाइनल आंसर आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जैसे ही तुम्हें ये बात समझ में आएगी तो तुम्हारा दिमाग एक और बात भी तुमको बोलने वाला है कि जिस तरह से मैंने साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये फॉर्मूला बनाया है उसी तरह से तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी कर सकता हूं। तो लगे हम तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहीं से बना है, और इसके अंदर में भी यही सेम आइडेंटिटी लगा दो तो इसके लिए भी एक रिजल्ट रेडी हो गया, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मेरे हिसाब से ये 3 नहीं हुए, ये एक नहीं है, 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज है, और ये 5 फॉर्मूलाज ऐसा है कि तुम्हें पांचों को साथ में लेके चलना है। तुम अगर सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि यार पहला फॉर्मूला है उससे मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुमको अपने फॉर्मूलाज को मॉडिफाई भी करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगर तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये मैं तुमको बता सकता हूं, ये बहुत इजी है, ये मेरे ख्याल से तुम लोग आराम से अपने आप भी डिराइव कर सकते हो। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करो, एक ट्रायंगल बना लो और थीटा को तुम अभी फिलहाल यहीं पे रखो, क्योंकि पिछले क्लास का एक रिवीजन करने का मौका भी मुझे मिल गया है। थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, साथ में नीचे की तरफ लगे हुए साइड को बेस बोलते हैं बी, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को एच बोलते हैं। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दो, तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तुमको सबसे पहले दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, तो तुम सीधा यहां पे लिखोगे P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया हुआ है, मंत्र से भी याद करवा दिया था। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, होल स्क्वायर करोगे तो ये बी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम खुद ही सोचो ना कि अगर तुम स्क्वायर खोलते हो तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल अपॉन में आ जाएगा एच स्क्वायर। और अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें याद है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अगले ही स्टेप में ये वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो दोनों कैंसिल हुए तो बचा क्या 1। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात मैंने बताई है जो कि मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से 2 आइडेंटिटीज और होते हैं और उनके भी रिजल्ट्स होते हैं। जैसे यहां पे बाई 1 गेट 4 फ्री था, तो अगले 2 के लिए भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अगला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके प्रूफ को मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये भी तुम उसी ट्रायंगल को बना के प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर से तुमको फॉर्मूला मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा का। अब देखो पिछले फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इस साइन का। पिछले फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच प्लस का साइन था, लेकिन इस फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच माइनस का साइन है। राइट हैंड साइड नो डाउट दोनों के सेम है, दैट इज 1, लेकिन इससे तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्मूला को फर्दर तोड़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके अंदर मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ये सिंगल फॉर्मूला ही निकलेगा। लेकिन अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला बनाऊं, अब देखो बच्चे यहां गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इसको उठा के वहां फेंक देते हैं, ये भूल जाते हैं कि यहां पे माइनस का साइन तो रुक ही गया। तो तुमको इसको कहीं नहीं भेजना है, इसको यहीं रहने दो, माइनस का साइन जिसके सामने में है उसको उठा के वहां भेज दो, और जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 तुमको दिख रहा है उसको यहां भेज दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पे एक बार फिर से तुम्हें जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की। तो आई थिंक अब तक तो बच्चे समझ गए होंगे कि मैं इसको तोड़ के लिखने वाला हूं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, और ये तुम्हारा एक और फॉर्मूला मैंने रेडी कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ है, इसमें तुम्हें बाई 1 गेट 3 फ्री मिला है। तुम्हारा फॉर्मूला पहला यही था, उसके नीचे से लेकिन मैं 3 ही फॉर्मूला निकाल पाया। रीजन तुम्हें मालूम है कि यहां बीच में माइनस था तो यहां बीच में प्लस आ गया, और इस फॉर्मूला को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया है।
और अब इसके अंदर जो तीसरा फॉर्मूला आएगा, तीसरा और फाइनल फॉर्मूला कह सकते हो या तीसरा और फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हो, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे भी दोनों के बीच में साइन है माइनस का। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, दो फॉर्मूलास एक जैसे हैं और एक फॉर्मूला अलग है, उसके बीच में प्लस का साइन है, लास्ट वाले फॉर्मूला में माइनस था और यहां पे भी बीच में माइनस का साइन है। तो काम वही करना है, सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके बीच तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें लगा के कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो अगला बनेगा, जब तुम कॉट स्क्वायर थीटा को वहां बनाओगे, वहां भेजोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे तुमको मौका मिलेगा फिर से एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को लगाने का, जिसको तुम लगाते ही ये ए है ये बी है तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देख लो ये भी वही वाला केस आ गया है, बाय 1 गेट 3 फ्री। सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला में तुम्हें एक फॉर्मूला के साथ 3 फॉर्मूला फ्री मिल रहे थे, बट पहला फॉर्मूला ऐसा था जहां पे तुम्हें एक फॉर्मूला के साथ में 4 फॉर्मूला फ्री मिल रहे थे। तो यहां पे बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि अबे यार ये दोनों लगता है फालतू फॉर्मूला। नहीं, इसके अंदर से एक पार्टिकुलर क्वेश्चन तो हर साल तुम्हारा पेपर पूछता ही पूछता है, क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो ना कि इसके अंदर एक फॉर्मूला और हो जाता तो सब कुछ बैलेंस हो जाता, तो चलो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं। और याद रखना कि ये जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको लेके सीडीएस के पेपर में हर बार कुछ ना कुछ कंसेप्ट को लेके वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस पार्टिकुलर बात को बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि अलोंग विथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी इस पार्टिकुलर सेशन के लिए। तो वो बात क्या है, देखो ध्यान से। हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसके अंदर से हमने 2 फॉर्मूलास बनाए थे। लेकिन अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो अभी तुम एलिजिबल हो कि यहां पे तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला की आइडेंटिटी लगा सकते हो। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस बात को अगर मैं इस फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर दूं तो मेरा ए बन जाता है सेक थीटा और बी बन जाता है टेन थीटा। तो उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और जब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये बात याद रखना कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट कभी भी 1 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रतिलोम हैं। तो इस बात को और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 तरीके से। पहला, क्या तो तुम लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर तुम इसको लिख लो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्योंकि ये लिखने के लिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो यहां तुमको मिल ही गया। लेकिन अगर तुम इसको और भी बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला मैं तुम लोग को रेडी करवा देता हूं, जिसको कि हम लोग अगले आइडेंटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसको मैं इंपॉर्टेंट तब से कह रहा हूं, और वो फॉर्मूला ये होता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें मिली है P, तो हमेशा याद रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा 1/P। रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ये कह के कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तुम्हारे पेपर का एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है जो कि इसी फॉर्मूला को टारगेट करते हुए पूछा गया था, और वो क्वेश्चन था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 के इक्वल है तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनको ये सब बातें नहीं पता होती हैं, वो इसको साइन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करने जाते हैं। कुछ बच्चे कर जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। तो तुम्हें इसको साइन कॉस में चेंज करना ही नहीं है, तुम्हें यूज करना है इस ट्रिक को। और ये ट्रिक क्या कहता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसी भी वैल्यू के इक्वल दिया हुआ है और उसमें से तुम्हें कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहला काम ये करो कि ठीक इसके नीचे वो लिखो जो ऊपर लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा P है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/P होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। और जब तुम इसको साथ में लिखोगे तो तुम्हें ऐड करने का तो मन करेगा ही करेगा,
तो ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कैंसिल हो जाए। और सेक थीटा प्लस सेक थीटा, आई होप सबको पता है 2 सेक थीटा हो जाएगा, और 4 प्लस 1/4 करोगे तो 17/4 आ जाएगा। दैट मीन्स सेक थीटा की नेट वैल्यू आ गई 17/8। अब जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस सेशन देखा था उनको मैंने बताया था कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो तुम्हें यहां तीसरे साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यही एडवांटेज होता है बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करने का, जिसको तुम यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो सेक थीटा का ट्रायंगल बन जाएगा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और तीसरा साइड मत निकालो, वो 15 होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ट्रिपलेट को याद कर लिया है। तो अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें साइन थीटा पूछा जा रहा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 15 अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 17। आंसर राइट। आई होप ये शॉर्टकट तुम्हें याद रखना है, और इसको और अच्छे से याद कराने के लिए मैं इसका नेक्स्ट केस लेने जा रहा हूं, जहां पे अगेन इस शॉर्टकट का एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, जिससे कि तुम इस फॉर्मूला को आगे तक रिटेन कर सको। क्योंकि मान लो ये फॉर्मूला को तुम समझे ही नहीं अभी तक, तो अगले बार के लिए इसको तुम समझ सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है? अब फिर से देखो, तुम्हारे पास में फॉर्मूला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, इसके अंदर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है। अब आइडेंटिटी लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? अगेन सेम थिंग, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मैं फिर कहने वाला हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो इससे क्या होगा, तुम 3 आंसर्स आराम से लिख सकते हो, जैसा कि हमने पिछले केस में किया हुआ है। अगर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखना चाहो तो तुम उसको लिख सकते हो 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर तुम cosec थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखना चाहो तो इसके हिसाब से तुम इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बात आती है कि चलो ये सब बातें तो समझ में आ गई, अब जो आखिरी कंसेप्ट है जो कि पिछले वाले में भी हमने यूज किया था वो बता के खत्म करेंगे। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा अगर किसी क्वेश्चन में आता है विथ वैल्यू ऑफ p, तो सीधी सी बात है कि तुम इसको लिख सकते हो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/p। अब उसके बाद वो तुमसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मांग सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम इसको सॉल्व कर गए तो उसके बाद तुम्हें cosec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर ट्रायंगल बना के तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आज के सेशन में अगर एक नट सेल में देखें तो हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जा सकता है, और उसको बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना रहे, वो तरीका मैंने तुम लोगों को समझाया है। और मैं चाहूंगा कि जिनको आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना नहीं आया है वो इसको देखने के बाद एक बार 2 घंटे 3 घंटे के बाद बैठ के उस टेबल को दोबारा बनाएं, और अगर उसके बाद भी वो गलत हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, स्पेशली वो वाला पार्ट जहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया है। क्योंकि इसी को लेके हमारे क्वेश्चंस राउंड में जब हम जाएंगे तो वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज करते समय इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का अच्छा खासा यूज होने वाला है। और सबसे आखिरी में मैंने ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई हैं, और उनके साथ में उनसे निकलने वाले डिराइव्ड फॉर्मूलाज भी दिखाए हैं। और साथ में ये जो आखिरी के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये हो गया, और इसके साथ में मैंने एक और बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होगा। इनको लेके तुम्हारे पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख के अच्छी तरह से रिवाइज करके अगले सेशन में आओ, जिससे कि हम लोग इसमें बची हुई जो चीजें हैं, क्योंकि अब मैं जो सेशन लूंगा दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर थ्योरी पार्ट, उसमें हम लोग 11वीं और 12वीं के वो वाले मैथ्स को पढ़ेंगे जो एक्चुअली तुम्हारे सीडीएस में आता है। तुम्हें उसको पूरे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अप टू 10th क्लास तक का ही है। लेकिन उसमें कुछ 11th के सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, और वो स्पेसिफिकली कौन से होते हैं वो मैं तुमको बता दूंगा, और फिर उसके बाद जो राउंड्स होंगे वो हमारे क्वेश्चन के राउंड्स होंगे। तो एक बार फिर से अच्छी तरह से याद रखना कि अगला सेशन हमारा आने वाला है फ्राइडे को एट द सेम टाइम सेम प्लेस, और उसको भी जरूर देखना ताकि तुम्हें यह पता रहे कि 11वीं 12वीं में से जो ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें से तुम्हें कितना करके जाना है। Take care all of you, and thank you to all of you.